मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट सोशोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें हम आज सामाजिक क्रिया, अवधारणा तथा प्रकार, सोशल एक्शन, कंसेप्ट एंड टाइप्स पर चर्चा करेंगे। आशा है आप सभी लोग इस व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे। स्लाइड फर्स्ट। मैक्स वेबर का संपूर्ण समाजशास्त्रीय चिंतन मूल रूप से उनके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया की अवधारणा पर आधारित है। वेबर से पहले भी अनेक विद्वानों ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को अपने अपने ढंग से स्पष्ट किया था, लेकिन वेबर ने इस अवधारणा को न केवल एक नया रूप दिया, बल्कि सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु के रूप में स्पष्ट किया। उदाहरण के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने व्यक्तियों की गतिविधियों के रूप में सबसे पहले सामाजिक क्रियाओं की विवेचना की थी। इसके बाद दुर्खाइम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक क्रियाओं पर प्रकाश डाला। इटली के समाजशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो ने क्रिया की अवधारणा का उल्लेख करने के साथ ही सभी मानवीय क्रियाओं को तार्किक क्रिया तथा अतार्किक क्रिया जैसे दो प्रमुख भागों में बांटते हुए मानवीय व्यवहारों पर अनेक प्रभावों को स्पष्ट किया। वेबर ने अपनी सर्वप्रमुख समाजशास्त्रीय रचना सामाजिक तथा आर्थिक संगठन का सिद्धांत में सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए लिखा है, Sociology is the science which attempts the interpretive understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its cause and effects. समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध इस तरह करने का प्रयत्न करता है जिससे सामाजिक क्रिया के कार्य कारण संबंधों तथा इसके परिणामों को समझा जा सके। इस कथन के द्वारा वेबर ने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक क्रिया ही समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है तथा सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध करके ही समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक रूप दिया जा सकता है। सामाजिक क्रिया का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन। वेबर के अनुसार व्यक्ति तथा उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं ही वे आधारभूत अणु हैं जिस पर समाजशास्त्र का अस्तित्व बना हुआ है। इसी कारण रेमंड एरो ने वेबर द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र की प्रकृति में सामाजिक क्रिया की अवधारणा को एक अस्तित्ववादी अवधारणा कहा है। समाज में अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति अनेक व्यवहारों और क्रियाएं करता है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसी सभी व्यवहारों अथवा कार्यों को सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है? संक्षिप्त सा उत्तर है नहीं। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत क्रियाओं तथा सामाजिक क्रियाओं में एक स्पष्ट अंतर है। व्यक्तिगत क्रिया केवल व्यक्तिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, जबकि सामाजिक क्रिया एक सामाजिक संदर्भ होता है। उदाहरण के लिए शाम को भोजन करना हम सभी की एक आवश्यकता है। शाम को किए जाने वाले भोजन का एक रूप वह है जिसमें हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य रूप से प्रतिदिन करते हैं। दूसरी ओर यही भोजन यदि किसी परंपरा या प्रथा के अनुसार एक भोज के रूप में किया जाए तो इसका संदर्भ व्यक्तिगत न होकर सामाजिक हो जाता है। इसी तरह प्रतिदिन स्नान करना एक व्यक्तिगत क्रिया है, लेकिन अपने किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर गंगा में स्नान करना एक सामाजिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसका एक विशेष सामाजिक संदर्भ होता है। इस आधार पर वेबर ने सामाजिक क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक क्रिया कोई भी वह मानवीय दृष्टिकोण अथवा कार्य है जिसका संबंध कर्ताओं के अर्थपूर्ण व्यवहार से है।
चाहे वह कार्य करने की असफलता को स्पष्ट करता हो या निष्क्रिय स्वीकारोक्ति को। उपर्युक्त कथन के द्वारा वेबर ने स्पष्ट किया कि शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार से किए जाने वाले उन सभी कार्यों को सामाजिक क्रिया कहा जाएगा जो अर्थपूर्ण होते हैं। सामाजिक संदर्भ में किए जाने वाले प्रयत्नों और इच्छाओं के बाद भी व्यक्ति यदि किसी कार्य को करने में असफल रहे तब भी उसके कार्य को क्रिया की श्रेणी में रखा जाएगा। क्रिया के सिद्धांत में वेबर ने स्पष्ट किया है कि क्रिया तथा व्यवहार एक दूसरे से भिन्न अवधारणाएं हैं। व्यवहार की प्रकृति व्यक्तिक होती है, जिसका अध्ययन मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ है कि व्यवहार के अंतर्गत व्यक्ति के उन क्रियाकलापों को भी समावेश होता है जिसका संबंध मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों से होता है, इंस्टिंक्ट से होता है। मनुष्य के जो व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित होते हैं उन पर उसकी इच्छा, दृष्टिकोण अथवा बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी ओर सामाजिक क्रिया का संबंध मनुष्य के केवल उन्हीं व्यवहारों से होता है जो अर्थपूर्ण होते हैं तथा जो दूसरे लोगों की क्रियाओं और दृष्टिकोण से प्रभावित होकर कुछ अन्य लोगों को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सामाजिक क्रिया को पुनः परिभाषित करते हुए वेबर ने आगे लिखा है, सोशल एक्शन इज सच एक्शन एज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्टिव मीनिंग टू द एक्टर or actors involves the attitude and actions of others as is oriented to them in its course। जिन कार्यों को करने में कर्ता की प्रेरणाओं पर दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोणों और क्रियाओं का प्रभाव पड़ता हो तथा जो कार्य दूसरे व्यक्तियों को भी प्रभावित करते हों उन्हीं को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। वेबर के इस कथन से स्पष्ट होता है कि कोई क्रिया सामाजिक तभी होती है जब इसे करने वाला व्यक्तिकर्ता के लिए इसका एक व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होता है जिसमें दूसरे लोगों की क्रियाओं और मनोवृत्तियों का समावेश होता है तथा जो किसी न किसी रूप में अन्य लोगों के व्यवहारों और प्रेरणाओं से प्रभावित होती है। सामाजिक क्रिया की विशेषताएं अथवा तत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ सोशल एक्शन। सामाजिक क्रिया की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए वेबर ने अब इसकी कुछ विशेषताओं अथवा तत्वों का उल्लेख किया है। इन्हीं के संदर्भ में सामाजिक क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करके इसे दूसरी तरह से मानवीय व्यवहारों से पृथक किया जा सकता है। सामाजिक क्रिया नंबर 1, सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होती है। इस विशेषता को स्पष्ट करते हुए वेबर ने लिखा है कि किसी भी क्रिया अथवा घटना के दो अर्थ हो सकते हैं। एक को औसत अर्थ, एवरेज मीनिंग कहा जाता है, तो दूसरे को विशुद्ध अर्थ, प्योर मीनिंग। दूसरे व्यक्तियों के किसी व्यवहार को सामान्य रूप से देखकर यदि हम एक प्रतिक्रिया के रूप में उसका अनुसरण करने लगें तो यह क्रिया का औसत अर्थ होता है। उदाहरण के लिए, भागती हुई भीड़ को देखकर स्वयं भी भागने लगना एक ऐसा व्यवहार है जो एक विशेष क्रिया के औसत अर्थ को स्पष्ट करता है। औसत अर्थ के आधार पर किए जाने वाले व्यवहार को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। क्रिया का विशुद्ध अर्थ वह है जिसमें कर्ता एक विशेष परिस्थिति को पूरी तरह समझकर तर्कपूर्ण ढंग से दूसरे लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का एक विशेष अर्थ निकाल कर कोई क्रिया करता है। वेबर के शब्दों में, टू अप्लाई हिज सब्जेक्टिव कैटेगरी कॉलिंग मीनिंग a term which refers to the rationalized reasons put forth by individual as explanation for specific actions। किसी कर्ता द्वारा अपनी कुछ विशेष क्रियाओं की व्याख्या के लिए तार्किक आधार पर जो कारण स्थापित किए जाते हैं वे ही क्रिया के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि केवल उसी क्रिया को अर्थपूर्ण क्रिया कहा जा सकता है जो दूसरे लोगों के व्यवहारों को एक विशेष परिस्थिति में तर्कपूर्ण ढंग से समझकर की जाए, जिसका क्रिया करने वाले व्यक्ति अर्थात कर्ता के लिए एक विशेष अर्थ हो तथा जिसके परिणाम के प्रति कर्ता पूरी तरह से जागरूक हो। नंबर 2, सामाजिक क्रिया एक बाह्य क्रिया है
यद्यपि प्रत्येक बाह्य क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। इसे स्पष्ट करते हुए वेबर का कथन है कि सामाजिक क्रियाओं का संबंध आंतरिक मनोवृत्तियों से न होकर व्यक्ति की बाह्य क्रियाओं से होता है। इसके बाद भी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली ऐसी बाह्य क्रियाएं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता अथवा जो जड़ पदार्थों से प्रभावित हो, उन्हें सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि एक लंबे कद का व्यक्ति किसी छोटे दरवाजे से निकलने के लिए अपने नेक्स्ट स्लाइड सिर को झुकाकर चलता है, तो उस व्यवहार का संबंध एक जड़ पदार्थ से होने के कारण इसे सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। दूसरी ओर, यदि राज दरबार में प्रवेश करते समय व्यक्ति सिर झुकाकर चलता हो अथवा किसी वृद्ध व्यक्ति को सिर झुकाकर प्रणाम करता हो, तो उसकी यह बाह्य क्रिया एक सामाजिक क्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर झुकने का कर्ता के लिए एक विशेष अर्थ होता है। इसका तात्पर्य है कि केवल अर्थपूर्ण बाह्य क्रियाओं को ही सामाजिक क्रियाएं कहा जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए लार्सन ने लिखा है कि हम अपनी विभिन्न रीतियों, प्रथाओं, तार्किक प्रेरणाओं, परंपराओं, लोकाचारों तथा कानूनों के अनुसार जो बाह्य क्रिया करते हैं, वे सभी सामाजिक क्रियाओं का उदाहरण है। नंबर 3, सामाजिक क्रिया कर्ता के अतीत, वर्तमान या भविष्य के व्यवहारों से प्रभावित हो सकती है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक क्रिया का संबंध केवल वर्तमान परिस्थितियों या प्रेरणाओं से ही नहीं होता, बल्कि यह अतीत और भविष्य की दशाओं से भी प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अतीत में हुए पारिवारिक संघर्ष का बदला लेने के लिए किसी व्यक्ति पर आक्रमण करता है, तो इस क्रिया में अतीत के एक विशेष अर्थ, अनुभव और भावी परिणामों के प्रति जागरूकता होने के कारण इसे एक सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। इसी तरह यदि वर्तमान में किसी नेता के उत्तेजक भाषण को सुनकर कुछ लोग हिंसक या रचनात्मक कार्य करने लगे, तब ऐसे कार्यों को भी सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके सामाजिकरण और प्रशिक्षण के लिए अर्थपूर्ण ढंग से कुछ क्रियाएं करता है, तो ऐसी क्रियाएं भी सामाजिक क्रियाएं होंगी। नंबर 4, प्रत्येक संपर्क सामाजिक क्रिया का आधार नहीं होता। वेबर ने बताया कि सामाजिक क्रिया के लिए दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक है, लेकिन सामाजिक क्रिया का संबंध केवल उसी संपर्क से है जो कर्ता के व्यवहार को अन्य लोगों के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित करता हो। उदाहरण के लिए, यदि दो साइकिल सवार एक दूसरे से टकरा जाएं और बिना कोई प्रतिक्रिया किए अपने अपने रास्ते पर पुनः चल दें, तो इसे सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। दूसरी ओर, यदि टकराने के बाद वे एक दूसरे से लड़ने लगे अथवा दोनों सवारों के पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप करने के लिए वहां भीड़ इकट्ठी हो जाए, तो ऐसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। नंबर 5, सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली समान क्रिया है और न ही यह वह क्रिया है जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो। उदाहरण के लिए, वर्षा होने पर जब बहुत से लोग सड़क पर छाता खोलकर चलने लगते हैं, तब उनके इस व्यवहार में समानता तो होती है, लेकिन इसे सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि छाता खोलकर चलने का व्यवहार दूसरे लोगों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति स्वयं वर्षा में भीगने से बचने के लिए छाता खोलकर चलता है। वेबर का कथन है कि मनुष्य की कुछ क्रियाएं ऐसी हो सकती हैं जो दूसरे लोगों द्वारा प्रभावित होने के बाद भी अर्थपूर्ण नहीं होती। इन क्रियाओं को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे फूल चढ़ाते हुए देखकर उसके अर्थ को समझे बिना स्वयं भी केवल अनुकरण के रूप में पेड़ के नीचे फूल चढ़ाना आरंभ कर दें,
तो इस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। दूसरी ओर जब हम सुबह को एक प्रशिक्षक की क्रियाओं का अनुकरण करते हुए व्यायाम करना सीखते हैं, तब यह एक सामाजिक क्रिया होगी, क्योंकि ऐसे व्यायाम का हमारे लिए एक विशेष अर्थ होता है तथा इससे दूसरे लोगों को भी व्यायाम करने की प्रेरणा मिलती है। उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक क्रिया का संबंध केवल शारीरिक रूप से कोई व्यवहार करने मात्र से नहीं है। सामाजिक क्रिया का संबंध केवल उन्हीं क्रियाओं या व्यवहारों से होता है जो अर्थपूर्ण होती हैं तथा दूसरे लोगों के व्यवहारों से प्रभावित होने के साथ भी स्वयं भी कुछ लोगों को प्रभावित करती हैं। वेबर ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि हमारा कोई विचार अथवा दृष्टिकोण अन्य लोगों के व्यवहारों को प्रभावित करने लगे, तो ऐसे दृष्टिकोण या विचार को भी सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई लेखक अनेक दूसरे लोगों द्वारा स्वयं के अनुभवों के आधार पर कोई ऐसा लेख लिखे जो एक विशेष दृष्टिकोण पर आधारित होने के कारण अन्य लोगों के व्यवहारों को प्रभावित करने लगे, तो इस दशा में लेखक का अन्य लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क न होने के बाद भी उसकी यह क्रिया एक सामाजिक क्रिया कही जाएगी। स्पष्ट है कि सामाजिक क्रिया के सबसे मुख्य कसौटी अर्थपूर्ण ढंग से दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होकर कोई ऐसा कार्य करना है जो कुछ अन्य लोगों को भी प्रभावित कर सके। सामाजिक क्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। वेबर ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक सामाजिक क्रिया का एक विशेष लक्ष्य होता है तथा व्यक्ति विभिन्न साधनों के द्वारा अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न कर सकता है। इसका अर्थ है कि लक्ष्य और साधनों को प्रभावित करने वाले आधार एक दूसरे से भिन्न होने के कारण ही विभिन्न व्यक्तियों की सामाजिक क्रियाओं में भी एक स्पष्ट भिन्नता देखने को मिलती है। वेबर के अनुसार व्यक्ति के लक्ष्यों तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले साधनों के आधार पर मुख्य रूप से ये चार हैं। नंबर 1, व्यक्ति का विवेक। नंबर 2, सामाजिक मूल्य। नंबर 3, व्यक्ति के संवेग। और नंबर 4, प्रथाएं। इस दृष्टिकोण से सभी सामाजिक क्रियाओं को चार प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है: तार्किक क्रिया, मूल्य पर आधारित क्रिया, भावात्मक क्रिया तथा परंपरागत क्रिया। आओ इनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1, तार्किक क्रिया, जो एक रेशनल और रेशनल एक्शन। इस श्रेणी में उन सभी सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध तर्कपूर्ण साधनों के द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने से होता है। अब्राहम तथा मॉर्गन ने लिखा है कि वेबर के अनुसार तार्किक क्रियाएं वे हैं जिनके लिए the actor determines the goal and chooses his means purely in terms of their efficiency to attain the goal। कर्ता द्वारा न केवल एक लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता के आधार पर ही उसके साधनों का भी चुनाव किया जाता है। वेबर का कथन है कि यदि कर्ता द्वारा अपने लक्ष्य और साधनों के बीच संतुलन रखे बिना कोई क्रिया की जाती है तो इसे तार्किक क्रिया नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का लक्ष्य आर्थिक जीवन में सफल होना हो, लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए एक साधन के रूप में वह लॉटरी का टिकट खरीदने लगे, तो इसे तार्किक क्रिया नहीं कहा जाएगा। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक जीवन में सफल होने के लिए एक विशेष उद्योग की लागत, कच्चे माल की आपूर्ति, आवश्यक पूंजी, उद्योगों से बनने वाली वस्तुओं की खपत तथा उससे प्राप्त होने वाले लाभ की तर्कपूर्ण ढंग से गणना करके अपना काम करता है, तो ऐसी क्रिया को तार्किक क्रिया कहा जाएगा। इसी तरह योजनाबद्ध रूप से परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए किसी विद्यार्थी द्वारा किए जाने वाली क्रिया अथवा एक नेता द्वारा अपने अनुयायियों को प्रभावित की जाने वाली क्रियाएं तार्किक क्रियाओं के उदाहरण हैं। मूल्यों पर आधारित क्रिया, वर्ड रेशनल और इवेल्युएट एक्शन।
वेबर के अनुसार इस श्रेणी में वे सामाजिक क्रियाएं आती हैं जिनमें तर्क की अपेक्षा कुछ विशेष मूल्यों का महत्व अधिक होता है। वेबर के शब्दों में से स्पष्ट करते हुए अब्राहम एंड मॉर्गन ने लिखा है, मीन्स आर चूजन फॉर देयर एफिशिएंसी बट द एंड्स आर डिटरमिन्ड बाय वैल्यू। इस प्रकार की क्रिया में कर्ता किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का तर्कपूर्ण ढंग से उपयोग करने के बाद भी वह जिन लक्ष्यों का चुनाव करता है वे कुछ विशेष मूल्यों से निर्धारित होती है। इसका तात्पर्य है कि ऐसी क्रियाएं व्यक्तिगत स्वार्थ से संबंधित न होकर कुछ महत्वपूर्ण मूल्यों को प्राप्त करने से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए धार्मिक अनुष्ठानों में सहभाग करना, नैतिक आदर्शों का पालन करना, सच बोलना, असहाय व्यक्तियों की सहायता करना, यदि ऐसी क्रियाएं हैं जिनका संबंध कुछ विशेष सांस्कृतिक अथवा पारलौकिक मूल्यों से होता है। यदि डूबते हुए एक जहाज का कप्तान जहाज के साथ स्वयं भी डूब जाने का निर्णय लेता है तो उसकी यह क्रिया नौसेना के उन मूल्यों पर आधारित होती है जिसके अनुसार जहाज के साथ स्वयं भी डूब जाना सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय समझा जाता है। ऐसी क्रियाओं में भी तर्क का समावेश अवश्य होता है, लेकिन तर्क की अपेक्षा मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसी कारण वेबर ने इन क्रियाओं को मूल्य के संबंध में की जाने वाली तर्कपूर्ण क्रियाएं, रेशनल एक्शंस इन रिलेशन टू वैल्यूज कहा है। विभिन्न अवधियों के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। यही कारण है कि विभिन्न अवधियों में मूल्यों पर आधारित क्रिया की प्रकृति में भी एक अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, भावनात्मक क्रिया। नंबर 3, भावनात्मक क्रिया, एफेक्चुअल एक्शन। यह क्रियाएं वे हैं जिनका संबंध एक विशेष परिस्थिति से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के संवेगों तथा भावनात्मक दशाओं से होता है। ऐसी क्रियाओं की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए वेबर ने लिखा है कि भावात्मक क्रियाओं की विशेषता यह है कि उनमें भावना तथा आवेग की मनोवृत्तियां अधिक प्रभावित होती हैं। भय, क्रोध, घृणा, प्रेम, सहानुभूति तथा त्याग आदि इसी प्रकार की भावनाएं हैं। उदाहरण के लिए, एक अच्छा तैराक न होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोस के किसी बच्चे को गहरे पानी में डूबते हुए देखकर इसे बचाने के लिए स्वयं भी पानी में कूद पड़े तो ऐसी क्रिया को भावात्मक क्रिया कहा जाएगा। इसी तरह खिलाड़ियों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाकर भी जीतने का प्रयत्न करना अथवा युद्ध के अवसर पर सैनिकों द्वारा खतरे को समझते हुए भी अपने जीवन का बलिदान कर देना भावात्मक क्रिया का उदाहरण है। स्पष्ट है कि ऐसी क्रियाएं एक विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होने वाली संवेगों पर आधारित होती हैं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से इन क्रियाओं को भी कुछ सीमा तक तार्किक माना जा सकता है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से इन क्रियाओं से संबंधित लक्ष्य और उनके साधन भावनात्मक मनोवृत्ति से ही प्रभावित होते हैं। वेबर ने इन क्रियाओं को अवशिष्ट क्रियाएं, रेजिड्यूजल क्रियाएं कहा है। रेजिडुअल अवशिष्ट क्रियाएं, रेजिडुअल एक्शन कहा है, और इसलिए आपने ऐसी क्रियाओं का विस्तार से उल्लेख नहीं किया। नंबर 4, परंपरागत क्रिया, ट्रेडिशनल एक्शन। यह क्रियाएं वे हैं जो कर्ता द्वारा कुछ विशेष प्रथाओं, परंपराओं अथवा लोकाचारों के अनुसार की जाती है। वेबर ने लिखा है, जिन क्रियाओं को करने में लक्ष्यों और साधनों का निर्धारण प्रथाओं, लोकाचारों, उत्सवों तथा परंपरागत व्यवहारों के आधार पर होता है, उन्हें परंपरागत क्रियाएं कहा जाएगा। ऐसी क्रियाओं को करते समय कर्ता न तो किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखता है और न ही उनसे संबंधित साधनों का चुनाव वह स्वयं करता है। ऐसी क्रियाएं केवल इसलिए अर्थपूर्ण होती हैं कि इनके द्वारा व्यक्ति समूह से अपनी अनुरूपता, कन्फर्मिटी बनाए रखता है। परंपरागत क्रियाएं एक विशेष समाज के उन सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित होती है
जिनका क्रिया करने वाले को अधिक ज्ञान नहीं होता। बहुत समय से समाज में इसी तरह की क्रियाएं होती रही हैं। यही विश्वास ऐसी क्रियाओं की मुख्य प्रेरणा होती है। सामाजिक क्रिया के उपयुक्त 4 प्रकारों का उल्लेख करने के साथ ही वेबर ने स्पष्ट किया कि आधुनिक युग में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन में की जाने वाली अधिकांश क्रियाएं कुछ विशेष लक्ष्यों और उनके साधनों को ध्यान में रखकर की जाती हैं। इस दृष्टिकोण से तर्कपूर्ण क्रियाएं आधुनिक युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके विपरीत परंपरावादी समाज में भावनात्मक तथा परंपरागत क्रियाओं का अधिक महत्व होता है। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कोई सामाजिक क्रियाएं चाहे पूर्णतया तार्किक हो अथवा उसका संबंध कुछ विशेष मूल्यों, भावनाओं अथवा परंपरा से हो, प्रत्येक सामाजिक क्रिया इस दृष्टिकोण से अर्थपूर्ण होती है और उसमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण का कुछ न कुछ समावेश अवश्य होता है। यही क्रियाएं समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर मानव व्यवहारों की भिन्नता को समझा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से जुड़ी हुई प्रिंटेड मैटर और सामग्री आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रेषित की जा रही है। कृपया इसका ध्यान से अध्ययन करें और आज ये जो वीडियो जारी हुआ है इसको भी ध्यान से आप देखें, सुने। आशा है आज का व्याख्यान आपको अच्छा लगेगा और अब मैं इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।